नमस्कार साथियों, मैं संजय चौहान एक बार फिर से अपने YouTube चैनल नालंदा हिंदी गंगा में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे प्रयत्न, तो उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रयत्न की। प्रयत्न किसे कहा जाता है? जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं तो उसके उच्चारण करते समय मुख को कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, उसी चेष्टा को प्रयत्न कहा जाता है। यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, जो आपको मैंने कल पढ़ाया था। 5 प्रकार में स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और संवृत। अब आज पढ़ते हैं बाह्य प्रयत्न। साथ साथ मैंने कल आपको अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष के बारे में पढ़ाया था। यदि आपने अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण को अच्छे से याद कर लिया हो तो बाह्य प्रयत्न की ये तालिका बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बाह्य प्रयत्न जो होता है वो 11 प्रकार का होता है। सबसे पहले विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, इसको हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब इसको हम आसानी से याद कर सके इसलिए हमने इसके जो है कॉलम कर लिए, और ये हमारी ट्रिक है जिससे कि हम इसे बिल्कुल सही रूप में लिख सकते हैं। अभी अगर हमने इस क्रम में याद कर लिए होंगे तो इस क्रम में याद करने से आपके लिए आसानी रहेगी कि आप इन सबको एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाता है कौन सा अघोष संवार है या नहीं है, कौन सा नाद है या नहीं है, या कौन सा अल्पप्राण सघोष है, कौन सा महाप्राण अघोष है। इस प्रकार से जब सवाल पूछे जाते हैं तब आपको समस्या पड़ती है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो उसी के समाधान के लिए ये तालिका बनाई गई है। अब यहाँ पर देखते हैं एक ट्रिक है 136। अगर आपने क्रम से याद कर लिए होंगे तो पहले नंबर पर विवार है, तीसरे पर श्वास है और 6 पर अघोष है। वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब इसका तात्पर्य ये है जो अघोष होंगे वो श्वास के उच्चारण में भी आएंगे और विवार में भी आएंगे। अर्थात हमने अगर अघोष याद कर लिए हों तो श्वास और विवार भी वही अक्षर है जो अघोष में होंगे। तो अघोष को याद करने से ये वाले स्वतः ही याद हो जाते हैं। अब अघोष की मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी। आपको इस प्रकार से एक W बनाना है और यहाँ पे कोई सा भी वर्ग लिखोगे। जब अघोष और सघोष निकालते हैं तो दायां और बाएं अक्षरों को लेते हैं। शुरू के 2 अक्षरों को लेंगे, इधर से 3 अक्षरों को लेंगे। आपको ये बताया गया था जब आप इस चीज को भूल जाओ कि शुरू वाले अघोष है या शुरू वाले सघोष है, तब आपको ध्यान रखना है कि वर्णमाला का प्रारंभ अक्षर से होता है, इसीलिए शुरू वाले जो होंगे वो अघोष ही होंगे और जो बाद में बचे होंगे वो आपके सघोष, जिन्हें हम घोष के नाम से भी जानते हैं, वो होंगे। अब प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर ये बन जाएंगे हमारे अघोष। अगर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमने श्वास भी याद कर लिए और विवार भी याद कर लिए। अब सबसे पहले इसे देखेंगे। प्रत्येक वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर अघोष होते हैं और वही अक्षर श्वास भी होंगे और वही अक्षर विवार भी होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सभी विवार भी हैं, ये सभी श्वास भी हैं और ये सभी अघोष भी हैं। तो अघोष याद करने से आप सबके सब को इनको याद कर लोगे। अब बात करते हैं घोष अक्षरों की। जब पहले और दूसरे अक्षर अघोष होंगे तो बाद के तीनों अक्षर सघोष होंगे। इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कै खे के बाद आएगा
अब ये जो बाद के अक्षर बचे हुए हैं ये सभी के सभी घोष, और घोष को हम सहघोष के नाम से भी जानते हैं। जब हमने यहाँ पर घोष अक्षर लिखे हैं तो ये सभी घोष अक्षर नाद भी होंगे और संवार भी होंगे। तो ध्यान रखें, घोष को याद करने से हमने इनको भी याद कर लिया। इस कॉलम में कौन कौन से लिखने हैं उसकी ट्रिक 245 थी, 2 नंबर का, ये 4 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। तो हमने इसको इस तरह से उतार लिया, अर्थात हमने अभी तक विवार, श्वास और अघोष को याद कर लिया, संवार, नाद और घोष को याद कर लिया। इसके बाद आते हैं अल्पप्राण और महाप्राण पे। मैंने आपको अल्पप्राण और महाप्राण की ट्रिक इस प्रकार से बताई थी। कोई सा ही वर्ग लिख लीजिए आप इस क्रम में। जो ऊपर के तीनों बचेंगे वो अल्पप्राण होंगे, जो नीचे के दोनों बचेंगे वो महाप्राण होंगे। अर्थात वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर अल्पप्राण हैं, दूसरे और चौथे अक्षर महाप्राण हैं। अगर हम पहले, तीसरे, 5वें को इस कॉलम में लिखते हैं तो सभी के सभी अल्पप्राण निकल जाएंगे, और दूसरे और चौथे को यहाँ पर लिखते हैं वो सभी के सभी महाप्राण अक्षर आ जाएंगे। इसके बाद पहला, तीसरा, 5वां हो जाएगा। जो इसके बाद दूसरा अक्षर बचेगा, कै के बाद ख्या आएगा, वो हमने यहाँ पर लिखा, और जो चौथा अक्षर है गै के बाद घ आएगा वो हमने यहाँ पर लिखा। च के बाद छ आएगा और जय के बाद झ आएगा, ट के बाद ठ आएगा और डै के बाद ढ आएगा, ट के बाद थ आएगा और द के बाद ध आएगा, प के बाद फ आएगा और ब के बाद भ आएगा। अभी हमने यहाँ से अल्पप्राण भी निकाल लिए और महाप्राण भी निकाल लिए। अब ये जो सारे अक्षर थे एक कठिनाई से पड़ रही थी को करने में, लेकिन जैसे ही हम अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण को याद कर लेते हैं तो ये सभी के सभी अपने आप ही याद हो जाते हैं। इसके अलावा जो इधर बचे हैं, उदात्त के बाद ये है अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो 3 शब्द हैं इनका तात्पर्य है इसके अंदर सभी के सभी संस्कृत का महेश्वर सूत्र में जो स्वर आते हैं वो यहीं पर लिखे जाएंगे, और महेश्वर सूत्र में जो स्वर हैं उनकी संख्या 9 है। जैसे इस प्रकार से 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 संस्कृत के महेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या 9 है। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में सभी के सभी 9 स्वर आ जाएंगे। इसके अलावा हमने अल्पप्राण निकाल लिए, महाप्राण लिख लिए, संवार, नाद, घोष को लिख लिया, विवार, श्वास और अघोष को लिख लिया। अभी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अगर ये जो अक्षर हैं इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे तो फिर इस टेबल की आवश्यकता क्या पड़ी। अभी इसमें और कार्य बचा हुआ है, क्योंकि ये सारे अक्षर तो आप इस प्रकार से निकाल सकते थे, लेकिन इसमें जो और अक्षर अभी जुड़ेंगे उसको हमें किस प्रकार से जोड़ना है उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ट्रिक के रूप में याद करना है इन्हें। इन जो आखिरी का कॉलम है कुल 5 कॉलम होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। जो 5वां है उसे छोड़ दीजिए, उसमें सभी के सब अक्षर आ चुके हैं। इसके अलावा इसमें कोई सा अक्षर और नहीं जोड़ा जाएगा। तो आपका जो मतलब है फिलहाल अभी 4 कॉलम से है, ये और ये। फिलहाल इसको आप हाइड मान लीजिए कुछ समय के लिए, हमें 4 का ध्यान रखना है। अब इन 4 में से पहले पे हमने श लिखा और अंत वाले पे स लिखा, और बीच में जो 2 कॉलम बचेंगे इसमें हम यह लिख लेंगे। या फिर इसको ऐसे याद कर लीजिए,
शुरू के और आखिरी में से बचेगा और बीच में ये दोनों कॉलम होंगे ये वाले होंगे। या फिर इसको आप ऐसे करोगे, जो दाएं हाथ पे आ रहा है इसको आप यस के रूप में याद कर लेंगे और जो बाएं हाथ पे आएगा इसको भी आप यस के रूप में याद कर लेंगे। जब ये वाला करोगे तो सीधे तरफ को याद करना है, दाएं हाथ की तरफ को, और जब ये याद करोगे तो बाएं हाथ की तरफ को, लेफ्ट साइड को आपको देखना है। अब यहाँ पर इतना कार्य करने के बाद जब हमने ये पता कर लिया कि ये वाला कॉलम शे वाला होगा, और शे हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सभी के सभी ऊष्म अक्षर आएंगे, इसमें अंतःस्थ आएंगे, इसमें अंतःस्थ आएंगे, इसमें ऊष्म आएंगे, क्योंकि यह रे ले वे ये अंतःस्थ होते हैं, यह रे ले वे अंतःस्थ होते हैं, से है ये ऊष्म होते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं, ये हमने केवल ट्रिक के लिए लिखा है, अक्षर हमें यहाँ पर लिखने हैं अभी। तो शे से मतलब ये होगा आपको शे वाले अक्षर लिखने हैं, शे, शे और ये से। हालांकि इसमें है अक्षर भी होता है, लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस है का प्रयोग यहाँ ना करके इस है को हम यहाँ ले जाएंगे, अर्थात ये है जो है वो आपका इस उच्चारण में नहीं आएगा, ये है इस उच्चारण में आएगा। इसलिए हमने तीनों से को तो लिखा है और है को हमें यहाँ पर लिखना है। अब ये या की बात करते हैं, तो ये रे ले और वे ये सभी के सभी अंतःस्थ आ गए। यहाँ से जो हमने है अक्षर हटाया था उसको हमें कहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है। अब ये पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ इनके अलावा जो अल्पप्राण और महाप्राण होंगे, इसमें ना तो हमें कोई सा अक्षर किसी का काट के कहीं को जोड़ना है, यह वाले पूरे अक्षर लिखे जाएंगे और से वाले भी पूरे अक्षर लिखे जाएंगे। तो लिखते हैं ये रे ले वे, तो यहाँ से आएगा शे, शे, से और है। बस ध्यान रखना है आपको कि यहाँ का जो है उसको हटा करके यहाँ पहुँचा देंगे, तब ये हमारी टेबल बन जाती है। अब हमारे पास सभी के सभी अघोष आ गए, सभी घोष आ गए, सभी अल्पप्राण आ गए, सभी महाप्राण आ गए, क्योंकि परीक्षाओं में इनकी संख्या भी पूछी जाती है, कितने अल्पप्राण हैं, कितने महाप्राण हैं, कितने अघोष हैं और कितने सघोष हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्हीं अल्पप्राण और महाप्राण का योग 33 होता है, क्योंकि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। विकल्प होंगे 33, 36, 39, 37। तो इसका सही उत्तर है 33। अब 33 में कौन कौन से आएंगे, 25 हमारे पास स्पर्श व्यंजन है, 4 हमारे पास अंतःस्थ व्यंजन है और 4 हमारे पास ऊष्म व्यंजन है। कुल मिलाकर के ये 33 व्यंजन ही मूल व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। अब जो इसके अलावा बचे हुए हैं, जैसे क्षत्रज्ञ और श्रेय, ये आते हैं आपके संयुक्त व्यंजनों में, और अण और ढ जो आते हैं वे आते हैं आपके विकसित या द्विगुण अक्षरों में। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर पूछा है अघोष की संख्या कितनी है, तो 10 तो हमारे पास ये है, इस प्रकार से हम इन्हें जोड़ लेंगे। 5 वर्ग हैं, हर एक वर्ग के 2 अक्षर आ रहे हैं, तो 10 अक्षर तो ये वाले हो जाएंगे और 3 अक्षर बचे यहाँ से हमारे पास। तो अघोष की संख्या कितनी हुई, 13, और हम इसको यहाँ पर लिख भी लेते हैं। इसके बाद ये जो घोष है इसको लिख लेंगे यहाँ पर, इसको हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। ये कितने हो जाएंगे, एक वर्ग के 3 अक्षर हैं, तो 5 वर्ग में कितने हुए, कुल 15 अक्षर बन जाएंगे, और 5 अक्षर हुए आपके ये वाले। तो हमारे पास सघोष अक्षरों की संख्या हुई 20। और किसी वजह से आप अगर भूल जाओ कि अघोष और सघोष की संख्या कितनी थी, अगर उसमें से आपको एक भी याद है तो दूसरे का उत्तर 33 में से माइनस कर दीजिए, उत्तर निकल कर आएगा आपका। मान लीजिए आपके यहाँ 20 रहा, तो ये हमें पता होना चाहिए कि सघोष अघोष का योग 33 होता है। तो 33 में से जब 20 निकाल देंगे तो आपके पास संख्या बचेगी ये वाली। इस प्रकार से आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से इस प्रकार से प्लस करके लिखेंगे 33, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हुआ, 33। अब बात करते हैं अल्पप्राण की।
अल्पप्राण का योग कितना होता है। अब यहाँ से एक वर्ग के 3 अक्षर आ गए और 5 वर्ग हैं, तो 5 के 15 और 4 आ गया हमारे पास 29। तो कितने हुए, 15 और 4 19। महाप्राण की बात करते हैं। एक वर्ग के 2 अक्षर हैं और कुल 5 वर्ग थे, तो 10 अक्षर ये हुए और 4 अक्षर आपके ये वाले आ गए, तो ये हो जाएंगे कुल मिलाकर के 14। अगर आपको कोई सा भी एक याद है तो 33 में से माइनस कर दीजिए, आपको दूसरे का उत्तर स्वतः ही पता चल जाएगा। दोनों का योग यहाँ पर जोड़ के लिखते हैं, वो कितना होगा, 33 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, और उदार अनुदार स्वरित में सभी के सभी स्वर आते हैं। अघोष की संख्या 13 है, सघोष की संख्या 20 है, अल्पप्राण की संख्या 19 है और महाप्राण की संख्या 14 है। अब देखो परीक्षा में जो सवाल है इस प्रकार से भी आ सकता है, ये जो आपका ग अक्षर है ये अल्पप्राण में भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इस प्रकार से आ सकता है, कौन सा अल्पप्राण संवार भी है। तो यहाँ पर विकल्प के हिसाब से 4 विकल्प होंगे, जो भी आपको उपयुक्त रहेगा इस टेबल को याद कर लीजिए। जितने भी परीक्षा उपयोगी सवाल यहाँ से आएंगे उन सभी के उत्तर आप दे सकते हैं। और इस टॉपिक से संस्कृत की या हिंदी की विभिन्न कक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप संस्कृत में नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो एक प्रश्न प्रत्येक बार इसमें से पूछा जाता है। साथ ही टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद करना आवश्यक है क्योंकि ये आपके लिए अति उपयोगी है। साथियों, अगर मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।